हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं T20 पॉलिटी यानी कि पॉलिटी इन 20 डेज। इसमें हम अभी राइट नाउ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत की चैप्टर नंबर 35 अबाउट ट्राइब्यूनल्स। मेरी पिछली दो वीडियोस अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आई होप आपने देखी होगी। अलॉन्ग विद दोज टू वीडियोस ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि बहुत कम लोग डिटेल में समझते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर इससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग पेशेंटली इस चैप्टर को डील करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर थोड़े बहुत पेज है इसमें जिसमें कि हम क्लियर हो जाएंगे अगर, तो हमको कोई एमसीक्यू में घुमा के नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए क्या बता रहे हैं, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्राइब्यूनल्स। ये तो सबसे पहला ही एमसीक्यू वर्दी पॉइंट आ गया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स का जिक्र नहीं था। तो ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूशन में आए कहाँ से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें ये आया था। ठीक है, 1976 में टू अ न्यू पार्ट 14A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इस पार्ट को ट्राइब्यूनल्स बोला गया है और इसमें सिर्फ दो आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को डील करता है और 323B दूसरे मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स से डील करता है। व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करेंगे। आर्टिकल 323A empowers the parliament to provide for the establishment of administrative tribunals, यानी कि पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर सकती है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स relating to recruitment and conditions of service of persons appointing to public services of the center, the states, local bodies, public corporations and other public authorities। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत वगैरह, पब्लिक कॉरपोरेशन, पीएसयू वगैरह और भी दूसरी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनके रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस को लेके जो डिस्प्यूट्स उठेंगे, बेसिकली सरकारी नौकरी वाले मामलों में जो डिस्प्यूट उठते हैं उनको डील करने के लिए ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, तो जो सर्विस मैटर्स हैं, तो इसमें इनके जो डिस्प्यूट हैं उनको सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से बाहर निकाल के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में डाल देने का पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है। इसके पहले ये मामले सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में चलते थे। तो आर्टिकल 323A के तहत पार्लियामेंट ने ये आर्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट पास कर दिया है 1985 में। ठीक है, करीब 9 साल के बाद ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है टू इस्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसके बारे में अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे, कोई भी आईएएस ऑफिसर है उसका गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पोस्टिंग कर दी जाती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो भी है। तो आप भी खैर जब ज्वाइन करेंगे तो आप भी इसी ट्राइब्यूनल का सहारा लेंगे अगर कभी आपका भी डिस्प्यूट हो गया गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट ने एक्ट के तहत 1985 को बनाया है। इट इज़ हेंस अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसका की मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है वाया आर्टिकल 323A इन पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ठीक है, कुल मिला के ये कि सरकारी नौकरों के जो डिस्प्यूट हैं उनको अलग से डील किया जाए, एक ट्राइब्यूनल द्वारा अदालत में न जाए ये मामला। एक तो अदालत का भी बोझ कम हो और दूसरा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जिन लोग हैं उनको भी स्पीडी जस्टिस मिले, त्वरित न्याय मिले। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है। जैसा कि हमने अभी बात किया, 1985 में इसको सेटअप किया गया। इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है और अलग अलग राज्यों में इनकी एडिशनल बेंचेस बैठती हैं। ये याद रखने की बात है। एट प्रेजेंट इनकी 17 रेगुलर बेंच है, जिनमें से कि 15 हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जहाँ पर भी है वहाँ पर ऑपरेट करती हैं। जैसे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इलाहाबाद में उसकी प्रिंसिपल बेंच है। तो यूपी के लिए सीएटी का जो इस लॉजिक के हिसाब से जो रेगुलर बेंच है वो इलाहाबाद में ही बैठेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लखनऊ बेंच भी है। इतना बड़ा राज्य है यूपी कि लखनऊ में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच बैठती है। पर चूंकि प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट में जनरली ऑपरेट करते हैं, तो आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि जहाँ पे हाई कोर्ट बैठ रही है वहीं पर उनकी प्रिंसिपल सीट रहती है। ठीक है, लेकिन जो दो प्रिंसिपल पे के अलावा भी बैठती हैं वो देखिए जयपुर और लखनऊ है। लखनऊ का मैंने जैसे बताया कि इतना बड़ा राज्य है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में भी बैठती है। उसी कारण से वहाँ पे कैट का भी ट्राइब्यूनल बैठता है। तो ये भी आपसे किसी स्टेट पीएससी में तो पूछ ही सकता है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उनकी जो दो
ऐसी सीट्स हैं जो कि नॉन हाई कोर्ट, नॉन प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट वाली सीट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर है। तो जयपुर और लखनऊ में देखते हैं ये नोट क्या कहता है। इसके बारे में हम लोग एक टेबल देखेंगे चैप्टर के अंत में। कैट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, किन मामलों में सबसे पहले मामला कैट के पास ही पहुंचता है, रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। ठीक है, इसके तहत जो जो पब्लिक सर्वेंट आते हैं, लगभग सभी पब्लिक सर्वेंट आते हैं, हम लोगों ने देख लिया है, मिलिट्री फोर्सेस का उसमें जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो उनको छोड़ के तो उनमें जो भी मामला है रिक्रूटमेंट से लेके जो भी सर्विस मैटर्स हैं, सब पहले कैट के पास पहुंचते हैं। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ चलता है देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट्स अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो डिफेंस के जो मिलिट्री के लोग हैं उनको मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय इट। कौन कौन कवर नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री के लोग कवर नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोग गेस कर लेंगे, पर आपको ध्यान ये देना है कि डिफेंस में सिविलियन एम्प्लॉयज भी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें सिविलियन लोग काम करते हैं, तो वो कैट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स जो हैं और जो पार्लियामेंट के सेक्रेटेरियल स्टाफ हैं वो इसके द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। कैट में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, उसमें चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ओरिजिनली कैट में एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स होते थे। 2006 में वाइस चेयरमैन का प्रोविजन हटा दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। हेंस देयर आर नो वाइस चेयरमैन इन द कैट। एट प्रेजेंट 2019 की बात कर रहे हैं, चेयरमैन एक रहता है और मेंबर्स 65 रहते हैं। वो बहुत जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिहाज से कि वो जुडिशियल स्ट्रीम से भी लिए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी लिए जा सकते हैं। मतलब आप में से कई लोग हो सकता है अपने करियर में कभी तो कैट में जाकर भी सर्व करें। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम के लोगों को क्यों लिया जाता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोगों के मामलों को ही तो वो डील कर रहे हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर उसमें रहेंगे तो इससे उन इश्यूज के साथ वो वेल कन्वर्सेंट रहेंगे। ठीक है, उनको आइडिया रहेगा क्या बात हो रही है उनका। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब वो 5 साल के लिए रहते हैं या 65 साल की एज जब तक ना हो जाए इन केस ऑफ चेयरमैन, या 62 साल की एज जब तक ना हो जाए इन केस ऑफ द मेंबर्स, पहले जो भी आ जाए। ठीक है, कैट के मेंबर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे होता है, एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी बनती है जो कि कैट के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। उसके चेयर कौन होते हैं, एक सिटिंग जज और सुप्रीम कोर्ट। सिटिंग जज मतलब करेंटली जो सर्व कर रहे हैं, वो कौन जज होंगे उनको नॉमिनेट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रजामंदी लेने के बाद अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट की रजामंदी से होती हैं। देखिए कितनी हाई पावर ये पोजीशन है। कैट के जो मेंबर्स हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज को अपॉइंट करते हैं। वो चीफ जस्टिस से बात करने के बाद अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट से क्लियरेंस लेके कैट के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बस नेचुरल जस्टिस के हिसाब से चलिए, बेसिकली यही होता है। जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे कि अदालत से जुड़े हुए लाल फीताशाही को, जो बहुत डिले होता है अदालत में, बार बार तारीख पे तारीख मिलती है, उसको कम करने के लिए जो क्वासी जुडिशियल अदालत टाइप की बॉडीज बनाई जाती हैं, वो अगर लोक अदालत हो, आपको ग्राम न्यायालय हो, है ना, फैमिली कोर्ट हो, हमने देखा है, और इस केस में कैट हो, तो सब में बोला जाता है कि सिविल प्रोसीजर कोड उन पे लागू नहीं होता। वो अपना खुद का एक तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि यार न्याय होना चाहिए, इस तरह के बेसिस पे उन लोग अपना न्याय करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कैट फ्लेक्सिबल इन अप्रोच रहता है। बिना मतलब हाजिर करो, शपथ लो, गवाही दो, रिकॉर्ड करो, जमा करो, ये सब नहीं होता। 50 रुपये का फी बस एप्लीकेंट को पे करना पड़ता है। एप्लीकेंट खुद भी आ सकता है या एक लॉयर के जरिए भी अपीयर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, लॉयर रख सकता है यहाँ पे। ओरिजिनली कैट के अगेंस्ट जो अपील थी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी, हाई कोर्ट में नहीं। लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जुरिस्डिक्शन के ऊपर, जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे जो रेस्ट्रिक्शन था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। और क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ कि कैट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो अपील होगी वो कंसर्न हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास जा सकेगी। याद रखने वाली बात है, कैट के अगेंस्ट जो अपील होती हैं वो कंसर्न हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास जाती हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कोई भी अग्रीव्ड जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो कैट के ऑर्डर के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, पहले उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा।
ये तो हुई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात। अब देखते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, बट ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अभी तक 2019 तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है 9 राज्यों में इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं, जिनके की नाम आप अपने सामने देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्यूनल उसके बाद अबॉलिश भी कर दिए गए, लेकिन उसको अबॉलिश करने के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने हिमाचल प्रदेश ने रीस्टैब्लिश कर दिया और तमिलनाडु ने रिक्वेस्ट किया है कि हमको रीस्टैब्लिश करने दीजिए। ठीक है, हरियाणा ने एक एसएटी इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट डाली है। उड़ीसा ने बोला है कि हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसको अबॉलिश कर दीजिए। कैट की तरह एसएटी का भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस मामले में है? रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ पर खैर ऑब्वियस सी बात है, पर फिर भी एक बार ध्यान देने लायक बात है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से संबंधित जो मामले हैं वही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के डोमेन में आते हैं। चेयरमैन और मेंबर ऑफ एसएटीज जो है वो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट कौन करता था? एक हाई पावर्ड कमेटी करती थी। उस कमेटी के चेयरमैन एक सिटिंग जज होते थे, जिनको कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करते थे। फिर वो जज जो अपॉइंटमेंट करते थे उसको चीफ जस्टिस से पहले क्लियर करते थे, फिर अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट से क्लियर करते थे, फिर अपॉइंटमेंट होती थी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में ये सब कुछ नहीं होता है, राष्ट्रपति गवर्नर से बात करके अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये एक्ट जो है एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का भी प्रोविजन देता है। 2 या 2 से ज़्यादा राज्य मिलके एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बना सकते हैं। इसमें जो भी सारे पावर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो सब जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी जाट में भी होते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन और मेंबर ऑफ जाट जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दोनों जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नर से बात करने के बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये हो गया आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बातें। अब देखते हैं आर्टिकल 323B, दूसरे मामलों के लिए भी ट्राइब्यूनल बनते हैं हमारे देश में। ठीक है, तो उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ऑथोराइज किया गया है कि इन सब मामलों के लिए जो डिस्प्यूट होंगे उनमें वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें एक ट्राइब्यूनल बना सकते हैं फैसला करने के लिए। जाहिर बात है कि जो सेंट्रल लिस्ट के मामले हैं यूनियन लिस्ट के, उसमें पार्लियामेंट बनाएगी, और जो स्टेट लिस्ट के मामले हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या क्या मामले देखिए? टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री, लेबर, लैंड रिफॉर्म, अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग, यानी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते शहरों में। फिर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इलेक्शन के मामले में ट्राइब्यूनल, ये तो बड़ा यूनिक बात है। फूड स्टफ और रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ठीक है, कि किराएदार के क्या अधिकार है, मकान मालिक के क्या अधिकार है, वगैरह वगैरह। इस पर क्या नोट कह रहा है? ये 1993 में 75th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 323A और 323B में क्या अंतर है? 3 अंतर है। पहला, 323A में ट्राइब्यूनल सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर पे ही अपॉइंट किए जाते हैं, जबकि 323B में दूसरे मैटर्स के लिए भी अपॉइंट किए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, पब्लिक सर्विस मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसमें जिन लोग काम करते हैं उन्हीं के लिए ट्राइब्यूनल बनाने की बात हो रही है आर्टिकल 323A में। 323B में क्या हो रहा है? बाकी मामलों के लिए जो हमने ऊपर देखा। आर्टिकल 323A में ट्राइब्यूनल बना सकती है पार्लियामेंट, आर्टिकल 323 में पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। आप बोलोगे 323A में पार्लियामेंट कहाँ से आ गई? पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया था जिसके जरिए उसने वो चीफ जस्टिस करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट कमेटी तक जाएगी बात, वो वाला पूरा प्रोसीजर उन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी अपॉइंट किया गया है, मतलब एम्पावर किया गया है कि अपने उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के दायरे में, ठीक है, तो उनकी जो भी विधायी कार्यप्रणाली है उसके दायरे के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर ट्राइब्यूनल बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। आर्टिकल 323A में एक ट्राइब्यूनल सेंटर के लिए बना और एक हर स्टेट के लिए या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए बनाया जा सकता है। उसमें कोई हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स नहीं है, इस ट्राइब्यूनल के नीचे दूसरा ट्राइब्यूनल के नीचे तीसरा ट्राइब्यूनल, ऐसा वहाँ सिस्टम नहीं है। जबकि आर्टिकल 323B में एक हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिहाज से एकदम रट लीजिए इसको। चंद्र कुमार केस था 97 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, अपेलेट जुरिस्डिक्शन, कैट का जो मामला है वो हाई कोर्ट के पास जाएगा तो अपील के लिए।
तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में ये बोला कि 2 आर्टिकल जो कि जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिट करते हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो जुडिशियल रेमेडीज जो हैं वो इन ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर्स के खिलाफ अब उपलब्ध हैं। जिस भी पार्टी को लगता है कि यार ये फैसला ठीक नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो वो उसके बारे में जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक, अब कैट की जो बेंचेस हैं उनके बारे में देखते हैं। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द बेंच दिल्ली जो है, प्रिंसिपल बेंच कैट की कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है। ठीक है, इलाहाबाद बेंच कहाँ बैठती है? यूपी में बैठती है। इसका जुरिडिक्शन क्या है? लखनऊ बेंच के अलग, एक यूपी में लखनऊ बेंच भी बैठ रही है, तो उसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं वो इलाहाबाद बेंच के दायरे में पढ़ते हैं। लखनऊ बेंच में वही इलाहाबाद बेंच का दायरा छोड़ के लखनऊ बेंच का दायरा है। कटक बेंच बैठती है उड़ीसा में। देखिए, ये नाम पूछना नहीं चाहिए, अनफेयर होगा अगर नाम पूछते हैं तो। किसी स्टेट पीएससी में तो पूछ ही सकता है, और अगर गलती से यूपीएससी में पूछ दिया तो, क्योंकि देखिए कुछ थोड़े यहाँ पे अधिक पॉइंट्स हैं। जैसे उड़ीसा की जो बेंच है वो कटक बेंच है, मेरे ख्याल से उड़ीसा का हाई कोर्ट शायद कटक में होगा। ठीक है, इसलिए वहां पर कटक बेंच बैठ रही है। हैदराबाद बेंच इज जॉइंटली शेयर्ड फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, विच इज बट ऑब्वियस। कर्नाटका का बेंगलोर बेंच है, तमिलनाडु और पुदुचेरी का मद्रास बेंच है। ठीक है, पुदुचेरी का अपना अलग से कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नहीं है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि देखिए यूनियन टेरिटरीज के भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, एर्नाकुलम बेंच केरला और लक्षद्वीप, उसमें के ऊपर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बेंच है वो एर्नाकुलम में बैठती है। बॉम्बे बेंच में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये सब आ जाते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। अहमदाबाद बेंच जो है वो एक्चुअली गुजरात की है। जोधपुर बेंच राजस्थान की है। वहाँ एक जयपुर बेंच भी है। तो जैसे यूपी में लखनऊ इलाहाबाद बेंच का आपस में एरिया बंट गया था, वैसे ही राजस्थान के लिए जोधपुर और जयपुर बेंच बांट दिया गया है। चंडीगढ़ बेंच में हरियाणा पंजाब तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ अपने में खुद एक यूटी है वो, फिर जेएंडके और लद्दाख जो यूटी बने उनका भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ बेंच में डाला गया है। मुझे लगता है इसके पहले जेएंडके और लद्दाख का अपना जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसमें कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जैसी कोई बात नहीं रहती होगी, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के सारे कानून वहाँ लागू नहीं होते थे, अब लागू हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक बेंच बना दी गई है उसके लिए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जबलपुर बेंच जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को देखती है। क्यों? क्योंकि जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर इसकी बेंच बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है बिलासपुर में और राजधानी है रायपुर में, लेकिन यहाँ कोई अलग से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बेंच नहीं बिठाई गई है। पटना बेंच बिहार की, कलकत्ता बेंच कहाँ की का मामला देखती है? वेस्ट बंगाल का देखती है। उसके पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूटी पड़ता है, उसका देखती है, और सिक्किम का भी वहाँ पे मामला देखा जाता है। गुवाहाटी बेंच, अब देखिए सारे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सारे 7 सिस्टर्स जो हैं उनका एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बेंच है, वो है गुवाहाटी बेंच। ठीक है, कुछ सर्किट सिटिंग भी है इनकी। इलाहाबाद बेंच के सर्किट यानी कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाते हैं, मतलब कभी कभी वहाँ भी साल में एक रेगुलर पीरियड में वहाँ भी इनकी सिटिंग लगाई जाती है कि वहाँ से संबंधित जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह हैं उनकी भी हेयरिंग हो जाए वहाँ पे। इलाहाबाद बेंच की नैनीताल में बैठती है। नैनीताल देखिए उत्तराखंड का जो कि अलग से कोई ये नहीं है, बेंच नहीं है इसके लिए। कलकत्ता बेंच जो है वो कभी पोर्ट ब्लेयर में बैठती है, कभी कभी गैंगटॉक में भी बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि सिक्किम और अंडमान भी देखती है। चंडीगढ़ बेंच कभी शिमला चली जाती है हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू चली जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और श्रीनगर तो है ही उनका, मतलब ठंडी और गर्मी वाला हिसाब है। मद्रास बेंच जो है कभी कभी पुडुचेरी चली जाती है। गुवाहाटी बेंच 7 सिस्टर स्टेट्स की कैपिटल में जा जाके अपना सर्किट बेंच लगाती है। जबलपुर बेंच इंदौर, ग्वालियर में लगाती है। एमपी काफ़ी बड़ा राज्य है, वहाँ पे इनकी सर्किट बेंच बैठती है, और बिलासपुर में भी इनकी सर्किट बेंच है। ऐसे सर्किट बेंच कभी कभी बैठती है या हमेशा वो एक कंटिन्यूअस सेशन में रहती है। हाँ देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि वेदर सर्किट बेंच इज ऑलवेज इन सेशन और इज इट कॉल्ड पीरियोडिकली इन सेशन। मेरी जहाँ तक जानकारी है इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिकली इन सेशन। हमेशा सर्किट बेंच बिठाने की जरूरत नहीं, वरना उसको सर्किट बेंच बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए। बॉम्बे बेंच जो है वो नागपुर में भी बैठती है, औरंगाबाद में भी बैठती है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, ठीक है, और पणजी में भी इनकी एक सर्किट बेंच बैठती है। पटना बेंच की रांची में एक सर्किट बेंच है, और एर्नाकुलम बेंच जो केरल वाली बेंच है उसकी लक्षद्वीप में भी एक सर्किट बेंच है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैप्टर को पेशेंटली सुना है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे अब एग्जाम में मिस नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।